जय हिंद। हम लोग जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र की सीरीज में जो एमसीक्यू देख रहे हैं, तो इसमें स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित जो काफ़ी वीवीआई है उसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जुडिशियल सर्विसेज, यूजीसी नेट वगैरह के लिए, जहाँ जहाँ जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस में इंक्लूड है तो वहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है कि निम्नलिखित में से किस विचार के अंतर्गत नैसर्गिक विधि पहली बार प्रकट हुआ था। ऑप्शन है फ्रेंच क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, रोमन विधि, ग्रीक विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक चिंतन। ग्रीक चिंतन के अंतर्गत नैसर्गिक विधि पहली बार प्रकट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नैसर्गिक विधि का आधार किसके द्वारा निर्धारित किया गया था। विकल्प है हेरक्लिटस, अरस्तु, ऑस्टिन, हॉब्स। इसका आंसर हो जाएगा क, हेरक्लिटस द्वारा नैसर्गिक विधि का आधार निर्धारित किया गया था। हेरक्लिटस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने मानवाधिकार की अवधारणा को जन्म दिया था। विकल्प है ऐतिहासिक विचारधारा, नैसर्गिक विचारधारा, वास्तविकतावादी विचारधारा और समाजशास्त्रीय विचारधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा नैसर्गिक विधि विचारधारा। नैसर्गिक विधि विचारधारा ऐसा संप्रदाय है जिन्होंने मानवाधिकार की अवधारणा, ह्यूमन राइट्स की अवधारणा को जन्म दिया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखते हैं। ऑस्टिन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है। विकल्प है ऐतिहासिक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, यथार्थवादी विचारधारा और समाजशास्त्रीय विचारधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक विचारधारा। ऑस्टिन जो हैं विधिशास्त्री, ये विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचारधारा इस विचार का समर्थन करता है कि एक रूढ़ि तब विधि बन जाती है जब इस पर न्यायालयों द्वारा न्यायिक मान्यता की मोहर लगा दी जाती है। ऑप्शन है विश्लेषणात्मक विचारधारा, नैसर्गिक विधि की विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा और समाजशास्त्रीय विचारधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक विचारधारा। विश्लेषणात्मक विचारधारा ऐसी विचारधारा है, इसके अनुसार रूढ़ि तब विधि बन जाती है जब इस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मान्यता की मोहर लगा दी जाती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील समाजों के संचालन अभी तक प्राय स्थिति से संविदा की ओर हो रहा है, यह किनका स्टेटमेंट है। विकल्प है हेनरी मैन, हीगल, सेवनी, सिसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी मैन। हेनरी मैन का यह कथन है कि प्रगतिशील समाजों के संचालन अभी तक परिस्थिति से संविदा की ओर हो रहा है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समाजों का सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता यह होती है कि वे टकराव, समता तथा विधान के द्वारा विधि विकसित करते हैं। यह कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन है आदिम समाजों से, स्थिर समाजों से, प्रगतिशील समाजों से, गतिशील समाजों से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील समाजों से। कुछ समाजों का सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता यह होती है कि वे टकराव, समता और विधान के द्वारा विधि विकसित करते हैं। यह कथन जो है प्रगतिशील समाज से संबंधित है।
अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन बताना है कि सही है। इसके बाद यहाँ कूट की संख्या के अनुसार बताना है कि कौन सही है। एक में है कि बेंथम एवं नैसर्गिक विधि, तो ये संयोजन सही नहीं है, बेंथम की नैसर्गिक विधि नहीं है। ऑस्टिन एवं सकारात्मकतावाद, ये सही है, ऑस्टिन का सकारात्मकतावाद सही है। और रॉस्को पाउंड जो सोशल इंजीनियरिंग दिया था, रॉस्को पाउंड तथा विधि शास्त्र का समाजशास्त्रीय विचारधारा, ये भी सही है। हेनरी मेन तथा विधि शास्त्र का दार्शनिक विचारधारा, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3, ख आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, दार्शनिक विचारधारा के प्रधान विधि शास्त्री कौन थे। जूरिस्ट का नाम बताना है जो दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है। हर्बर्टर स्पेंसर, हेनरी मेन, मैक्स वेबर, हीगल। तो इसका आंसर हो जाएगा हीगल। हीगल जो है दार्शनिक विचारधारा के प्रधान विधि शास्त्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, समुचित तौर पर कही जाने वाली विधि तथा अनुचित तौर पर कही जाने वाली विधि के बीच भेद किसने किया था। ऑप्शन है जर्मी बेंथम, G.W. पेटन, जॉन ऑस्टिन, ओलिवर वेंडेल होम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने समुचित तौर पर कही जाने वाली विधि और अनुचित तौर पर कही जाने वाली विधि के बीच भेद किया था, जॉन ऑस्टिन ने। ये सब एग्जाम के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसको 2-3 बार देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि विधिक व्यवस्था मानकों का एक पिरामिड होती है। ये किनकी स्टेटमेंट है कि विधिक जो व्यवस्था होती है मानकों का एक पिरामिड होती है। विकल्प में है ऑस्टिन, केल्सन, सॉलमॉन्ड, फुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा केल्सन। केल्सन का यह कथन है कि विधिक व्यवस्था मानकों का एक पिरामिड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन उपयोगिता के सिद्धांत और सर्वाधिक लोगों के सर्वाधिक सुख के प्रतिपादक थे। विकल्प है ऑस्टिन, हॉलैंड, हार्ट, बेंथम। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। बेंथम जो है उपयोगिता के सिद्धांत और सर्वाधिक लोगों के सर्वाधिक सुख के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो कि नैसर्गिक विधि के चिंतन से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं बताना है कि है। ऑप्शन है प्रतिस्थापन सुरक्षा का सिद्धांत, सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत, पूर्वाग्रह का सिद्धांत और तर्कशीलता का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा क, प्रतिस्थापन सुरक्षा का सिद्धांत जो है नैसर्गिक विधि के चिंतन से संबंधित नहीं है। ये तीनों जो है संबंधित है नैसर्गिक विधि के चिंतन से। तो ये तीनों याद रखिए कि नैसर्गिक विधि का सिद्धांत से संबंधित है सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत, पूर्वाग्रह का सिद्धांत और तर्कशीलता का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं में, तो प्रतिस्थापन सुरक्षा का सिद्धांत। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, यूगेन इहरलिंच विधि शास्त्र के समाज शास्त्रीय विचारधारा के एक सुविख्यात जूरिस्ट थे। अब बताना है कि किस कथन को उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के साथ नहीं जोड़ा जाता है। क में है कि विधि सामाजिक तथ्यों से उत्पन्न होता है, ख में है विधि सामाजिक बाध्यताओं पर निर्भर करता है, ग में है कि विधिक व्यवस्था के औपचारिक नियम में एक अंतर्निहित जीवित विधि मौजूद होती है, और घ में है कि राज्य की विधि जीवित विधि को आकार दिए जाने तथा विकसित किए जाने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घ। घ जो है राज्य की विधि जीवित विधि को आकार दिए जाने तथा विकसित
किए जाने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये यूगेन इहर्लिच विधि शास्त्री जो थे उनके द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विधि शास्त्र के निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसके द्वारा विधि किस प्रकार अस्तित्व में आई के प्रश्नों पर जोर दिया गया है। यानी ज्यूरिस्ट का नाम बताना है और कि किसने कहा कि लॉ जो है किस प्रकार अस्तित्व में आई है उस पर इन्होंने जोर दिया था। विकल्प है विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक, दार्शनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक विचारधारा के द्वारा विधि किस प्रकार अस्तित्व में आई है जैसे प्रश्नों पर जोर दिया गया था। अगला हम लोग देखते हैं। रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, समाज में प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन लाना, राज्य के अवधारणाओं एवं कार्यों में परिवर्तन, विधि का स्रोत सामान्य चेतना में निहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समाज में प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन लाना। जो रॉस्को पाउंड का सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत है उसका अर्थ है कि समाज में प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन लाना। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा विधि शास्त्र के समाज शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित नहीं है। विकल्प है लोकहित, सामाजिक हित, आदेश, न्यायिक मान्यताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आदेश। आदेश जो है समाज शास्त्रीय विचारधारा से संबंधित नहीं है और है ये सब जो है लोकहित, सामाजिक हित और न्यायिक मान्यताएं ये सब है, तो इसको भी याद रखिए। अगला हम लोग देखते हैं। मेन के अनुसार बताना है कि विधि के विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं का क्रम क्या इन्होंने निर्धारित किए थे और उसी क्रम को यहाँ कूट के अनुसार बताना है। यहाँ है पहला है कि प्रथागत सिद्ध विधि, दूसरा है देवीय प्रेरणा के अधीन शासक निर्मित विधि, 3 में है कि संहिताकरण और 4 में है पुजारियों के हाथों में विधि का ज्ञान। तो इसमें अगर मेन के अनुसार जो लॉ का डेवलपमेंट का क्रम देखा जाए तो इनके अनुसार बताए थे कि पहला जो विकास हुआ था वो हुआ था देवीय प्रेरणा के अधीन शासक निर्मित विधि, ये पहला हो जाएगा। फिर बताए थे कि इसके बाद आया प्रथागत विधि, तो इसको दूसरा में। इसके बाद पुजारियों के हाथों में विधि का ज्ञान गया तो डेवलपमेंट हुआ था, तीसरा। और अंत में कोडिफिकेशन किया गया, संहिताकरण। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा ख हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। विधि शास्त्र की एक विचारधारा ऐसा है जो विधि के प्रयोजन तथा उन उपायों एवं तरीकों की पहचान करने का प्रयास करता है जिनके द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है। इस दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है यथार्थवादी विचारधारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दार्शनिक विचारधारा। दार्शनिक विचारधारा का यह दृष्टिकोण है कि विधि शास्त्र की एक विचारधारा ऐसा है जो विधि के प्रयोजन तथा उन उपायों एवं तरीकों की पहचान करने का प्रयास करता है जिनके द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है। ये दार्शनिक विचारधारा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विधि शास्त्र के दार्शनिक विचारधारा के संदर्भ में बताना है कि कौन से कथन सही है।
पहला है कि विधि एवं नैतिकता के बीच अंतर संबंध होता है, तो ये बात जो है सही है। हार्ट फुलर का नाम सुने होंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि दार्शनिक विचारधारा से संबंधित कथन कौन सही है, तो विधि एवं नैतिकता के बीच अंतर संबंध होता है, ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा है कि विधि शास्त्र के इस विचारधारा के प्रमुख संस्थापक जो थे ह्यूगो, प्रोटियस, इमैनुअल कांट और रोलिंग थे। तो ये जो है बात सही है कि विधि शास्त्र के इस विचारधारा के प्रमुख संस्थापक ह्यूगो, प्रोटियस, इमैनुअल कांट और रोलिंग थे, सही है। और तीसरा है कि विधि को नैतिकताओं से कुछ लेना देना नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेना देना रहता है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा ख हो जाएगा, 1 और 2। उपरोक्त में से जो कथन 1 और 2 है सही है। अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन जो है, जैसा कि एरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार विकल्प है सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक सुख, ख में विधिक नियमों का अनिवार्य निकाय सदैव विधि के सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है, ग में समाज के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच एक संतुलन स्थापित करना होता है, और घ में विधि सामाजिक उद्देश्यों का साधन होता है। तो इसका आंसर बताना है कि एरिंग के द्वारा जो सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, सामाजिक जो उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार विधि सामाजिक उद्देश्यों का साधन होता है, ये एरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से ये बताना है कि कौन से कथन सही है। यहाँ है कि मूल मानक आधार परिकल्पना है, मूल मानक आधार परिकल्पना है। ऑप्शन है एच केल्सन, ऑस्टिन, हर्ट, ग्रे। तो इसका आंसर हो जाएगा एच केल्सन। एच केल्सन जो है मूल मानक आधार परिकल्पना है। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ अभिकथन और तर्क पर आधारित है। इसमें है कि अभिकथन में है कि शेविनी डार्विन के पहले के डार्विनवादी थे, ये सही बात है कि डार्विन के पहले के डार्विनवादी जो थे वो शेविनी थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है, ये स्टेटमेंट में भी ये सही है और ऐसे भी सही है। तर्क में कि शेवनी ने विधि के विकास के सिद्धांतों को डार्विन द्वारा विकास के सिद्धांतों के प्रतिपादन के पहले अनुप्रयुक्त कर दिया था, यह भी बात सही है। एक दूसरे की व्याख्या करता है, ये सही बात है कि जो तर्क है ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार अ तथा त दोनों सही है, तथा त अ का सही स्पष्टीकरण करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो शेवनी का है कि शेवनी डार्विन के पहले के डार्विनवादी थे और शेवनी ने विधि के विकास का सिद्धांत को डार्विन द्वारा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक के पहले अनुप्रयुक्त कर दिया था। ये दोनों सही है स्टेटमेंट, इसका आंसर क हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत की शुद्धता इस तथ्य पर टिकी है कि केल्सन ने, विकल्प है, विधि को नैतिक तथा शुद्धता के अनुसार परिभाषित किया था, विधि शास्त्र पर चर्चा उनकी शुद्धता के साथ की, विधि को इतिहास, धर्म, नैतिकता तथा राजनीति से पृथक कर दिया, विधि पर केवल न्याय के अर्थों में चर्चा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, विधि को इतिहास, धर्म, नैतिकता तथा राजनीति से पृथक कर दिया था। यानी केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत की शुद्धता इस तथ्य पर टिकी है कि केल्सन ने विधि को इतिहास, धर्म, नैतिकता तथा राजनीति से पृथक कर दिया। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं,
विधि शास्त्र के ऐतिहासिक एवं समाज शास्त्रीय विचारधारा के बीच मुख्य अंतर है कि पूर्ववर्ती, ऑप्शन है, राज को महत्व देता है और उत्तरवर्ती समाज को प्रथा को विधि का एक स्रोत मानता है, जबकि उत्तरवर्ती ऐसा नहीं मानता। विधि को आकार प्रदान करने में न्यायाधीशों को अस्थायी भूमिका प्रदान करता है, जबकि उत्तरवर्ती ऐसा नहीं करता। विधि को आकार प्रदान करने में पूर्वाभासों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उत्तरवर्ती ऐसा नहीं करता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, विधि को आकार प्रदान करने में पूर्वाभासों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उत्तरवर्ती ऐसा नहीं करता है। ये जो है विधि शास्त्र के ऐतिहासिक एवं समाज शास्त्रीय विचारधारा के मुख्य अंतर यही है कि पूर्ववर्ती जो है विधि को आकार प्रदान करने में पूर्वाभासों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उत्तरवर्ती जो होता है ऐसा नहीं करता है। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ अगला में है सेंट थॉमस एक्विनोस के बारे में कथन है और कथन के अनुसार यहाँ बताना है कि कौन से सही है। तो पहला है सेंट थॉमस एक्विनोस के बारे में कि अंधकार युग से संबंधित है। तो ये बात गलत है कि सेंट थॉमस एक्विनोस जो थे अंधकार युग से संबंधित नहीं थे। दूसरा है कि एक प्रकृतिवादी थे। ये बात सही है कि सेंट थॉमस एक्विनोस जो थे एक प्रकृतिवादी थे। तीसरा है कि चर्च द्वारा बल प्रयोग के समर्थक थे। ये भी बात है कि सेंट थॉमस एक्विनोस जो थे ये चर्च द्वारा बल प्रयोग के समर्थक थे। और डी में 4 में है कि चर्च के अधिकारों को प्रोत्साहित करने हेतु तर्क संगत तर्कों का उपयोग करते हैं। ये बात गलत है। तो इस प्रकार उपरोक्त में से बताना है कौन सी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 जो है विकल्प में डी में दिया है, घ में। अगला हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने लोक चेतना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू, रॉस्को पाउंड, शेविनी। तो इसका आंसर हो जाएगा शेविनी। शेविनी ने लोक चेतना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोक चेतना के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो शेविनी ही थे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला में है कि कथन पर विचार करना है कि विधि की शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि पहला में है कि राज एवं विधि अविभाज्य होते हैं। तो ये बात जो है सही है कि राज और विधि जो है अविभाज्य होते हैं विधि की शुद्धता सिद्धांत के द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें लोक विधि तथा व्यक्तिगत विधि के बीच कोई अंतर नहीं होता है। ये बात जो है सही है कि लोक विधि एवं व्यक्तिगत विधि के बीच विधि की शुद्धता सिद्धांत के अनुसार कोई अंतर नहीं होता है। और तीसरा में है कि विधि प्राथमिक मानक है जो शास्ति की व्यवस्था करती है। ये जो बात है सही है कि विधि जो है प्राथमिक मानक है जो शास्ति मीन्स पेनाल्टी हुआ कि को दंड करे के को व्यवस्था करता है। और चौथा है कि विधि कर्तव्य विधि की आत्मा है। ये गलत है। तो इसमें बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी 1, 2, 3 कि विधि की शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज एवं विधि अविभाज्य होते हैं, लोक विधि तथा व्यक्तिगत विधि के बीच कोई अंतर नहीं होता है, और विधि प्राथमिक मानक है जो शास्ति की व्यवस्था करता है। अगला हम लोग देखते हैं
शेवनी से संबंधित है कि शेवनी के लोक चेतना के सिद्धांत के बारे में बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। विकल्प है विधि चरित्र में सार्वभौमिक अथवा समान नहीं हो सकता। विधि पाई जाती है न कि बनाई जाती है। विधि लोगों के विकास के साथ विकसित तथा सशक्त होने के साथ सशक्त होता है। विधि सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक सुधार का एक उपकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी घ। विधि सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक सुधार का एक उपकरण होता है। ये लाइन सही नहीं है शेवनी के लोक चेतना सिद्धांत के अनुसार। शेवनी के लोक चेतना के सिद्धांत के अनुसार ऊपर के 3 सही है और घ गलत है। अगला हम लोग देखते हैं, सामाजिक हितों में संतुलन करना तथा सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत समाजशास्त्रीय विचारधारा के महानतम योगदान है। इसे किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन है ड्यूगिट, रॉस्को पाउंड, शेवनी या रिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस्को पाउंड। सामाजिक हितों में संतुलन करना तथा सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत समाजशास्त्रीय विचारधारा के महानतम योगदान है। ये जो शब्द है जोड़ा जाता है रॉस्को पाउंड द्वारा, क्योंकि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए थे। अगला हम लोग देखते हैं, जॉन ऑस्टिन से संबंधित है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक विधि को इसलिए सकारात्मक कहा जाता है क्योंकि क में है यह अधिकार संपन्न व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है। ख में है कि जनता की सामूहिक इच्छा के परिणाम स्वरूप बनाया जाता है। ग में देवीय विधि के द्वारा बनाया जाता है और घ में प्रत्येक के द्वारा अनुसरण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। यह अधिकार संपन्न व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक विधि को इसलिए सकारात्मक कहा जाता है क्योंकि यह अधिकार संपन्न व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, सजीव विधि की अवधारणा किस विधि शास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई थी? यहाँ सजीव विधि है की कंसेप्ट। विकल्प है ऑस्टिन, एयरलिंच, पाउंड, हॉलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा एयरलिंच। एयरलिंच द्वारा सजीव विधि की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। अगला हम लोग देखते हैं, भारत तथा इंग्लैंड में विधि का शासन तथा अमेरिका में सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यानी क्वेश्चन है कि जो इंडिया और इंग्लैंड है में रूल ऑफ लॉ और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा अनिवार्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें बताना है। ऑप्शन है सकारात्मक विधि दर्शन, यथार्थवादी दृष्टिकोण, नैसर्गिक विधि दर्शन, सामाजिक समीकता। तो इसका आंसर हो जाएगा नैसर्गिक विधि दर्शन। नेचुरल लॉ पर आधारित है भारत और इंग्लैंड में जो विधि का शासन और अमेरिका में जो है सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन ही इसमें महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चन यहाँ लाया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार रिपीटेड ये पूछता है। आप जुडिशियल सर्विसेज या नेट जेआरएफ देख लीजिए, तो ये एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप बार बार 2-3 बार देखेंगे तो आप पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और जहाँ भी आप क्वेश्चन अगर जाएंगे एग्जाम में तो आप आराम से लगा लेंगे। तो फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 34 में कि विश्लेषणात्मक सकारात्मकतावाद का अर्थ यह नहीं होता है कि क विधि आदेश की प्रकृति में हो, विधि जैसी कि वह है और जैसा इसे होना चाहिए को पृथक किया जाना होता है।
ग में है कि कतिपय अंतर्निहित नैतिक गुण विधि की एक अनिवार्य विशेषता होती है, और घ में है कि विधि का उदाहरणों का विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन से भिन्न होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग होगा। कतिपय अंतर्निहित नैतिक गुण विधि की एक अनिवार्य विशेषता होती है, यह जो है विश्लेषणात्मक सकारात्मकतावाद का अर्थ नहीं होता है। यानी विश्लेषणात्मक सकारात्मकतावाद का यह अर्थ नहीं है होता है कि कतिपय अंतर्निहित भौतिक गुण विधि की एक अनिवार्य विशेषता होती है, और सभी सही है, तो उसको याद रखिएगा इसे। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में है केल्सन का विधि का सिद्धांत शुद्ध सिद्धांत कहा जाता है। केल्सन का जो विधि का सिद्धांत है इसको शुद्ध सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि केल्सन ने, ऑप्शन है, केवल विधि शास्त्र पर विशुद्ध चर्चा की, विधि की नैतिकता तथा शुद्धता किया है के अनुसार परिभाषित से विधि को धर्म, नैतिकता, समाजशास्त्र तथा इतिहास से पृथक कर दिया है, विधि पर विशुद्ध तौर पर न्याय के अर्थ में चर्चा की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग होगा। विधि को धर्म, नैतिकता, समाजशास्त्र तथा इतिहास से पृथक कर दिया है। यानी केल्सन का जो विधि का सिद्धांत है उसका नाम है शुद्ध सिद्धांत। तो शुद्ध सिद्धांत, केल्सन के विधि का सिद्धांत को शुद्ध सिद्धांत कहा जाता है। इसका कारण है कि केल्सन ने विधि को धर्म, नैतिकता, समाजशास्त्र और इतिहास से पृथक कर दिया है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से विधि के किसके सिद्धांत के द्वारा परिवर्तनीय विषय वस्तु के साथ नैसर्गिक विधि का नाम अर्जित किया गया है? ऑप्शन में सेंट टी एक्विनोस, जॉन लॉक्स, आर स्टेमलर, रॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेमलर। आर स्टेमलर के अनुसार परिवर्तनीय विधि वस्तु, विषय वस्तु के साथ नैसर्गिक विधि का नाम अर्जित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? यहाँ नहीं शब्द जोड़ा है। आप जब भी एग्जाम में जाइए तो है और नहीं है में ज़रूर देखिए ध्यान से। कई बार इस पे ध्यान न पड़ने की वजह से कई क्वेश्चन जानते हुए गलती हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन में हमेशा देखिए कि क्वेश्चन में लास्ट में जोड़ देता है, इसको हाईलाइट भी कहीं न कहीं नहीं किया रहता है। तो इसलिए इसे बचने के लिए आप पूरी क्वेश्चन को देखिए और लास्ट में देखिए कि यस और नो तो नहीं न कर रहा है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि नैसर्गिक विधि के सिद्धांतों का अनुयायी नहीं है। ऑप्शन है सीसेरो, हार्ट, हुकर और अस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा हुकरो। हुकरो जो है नैसर्गिक विधि सिद्धांत का अनुयायी नहीं है। इसमें जो है सीसेरो, हार्ट और अरस्तु जो है नैसर्गिक विधि सिद्धांत का अनुयायी है। तो इसे भी याद रखिए। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित न्यायविदों में से कौन नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? यहाँ बताना है कि जो नेचुरल लॉ कॉन्सेप्ट है उसका विरोधी कौन था। ऑप्शन में है इमैनुअल कांट, जर्मी बेंथम, स्टेमलर, जॉन रॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम जो है नैसर्गिक विचारधारा, जो विधिक विचारधारा का विरोधी था। अब इसको याद कैसे करना है? याद करने के लिए कुछ नहीं, जर्मी बेंथम में जो जर्मी है यानी जड़ता था, यानी जलता था। ऐसे याद कर लिए कि नेचुरल लॉ जो कंसेप्ट है उसे वो जलता था, तो जलता था यानी जर्मी, तो जर्मी बेंथम इस तरह के याद कर सकते हैं कि जर्मी बेंथम जलता था नैसर्गिक विधि विचारधारा का। तो इसलिए नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था जर्मी बेंथम। अगला हम लोग देखते हैं,
अब नैसर्गिक विधि को पूर्ण नहीं बल्कि सापेक्षिक माना जाता है। यह परिवर्तनीय विषय वस्तु के साथ नैसर्गिक विधि होता है। यह प्रेक्षण विशिष्ट तौर से संबंधित है। ऑप्शन है स्टेमलर, डेलविकियो, फिनिश, डेविन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेमलर। स्टेमलर ने विशिष्ट तौर से परीक्षण किया कि अब नैसर्गिक लॉ, नैसर्गिक माने नेचुरल लॉ, अब नैसर्गिक लॉ को पूर्ण नहीं बल्कि सापेक्षिक माना जाता है। यह परिवर्तनीय विषय वस्तु के साथ नैसर्गिक विधि होता है। यह स्टेमलर का है। अगला हम लोग देखते हैं यह कि एक विधिक व्यवस्था प्राथमिक तथा द्वितीय नियमों के संयोजन से जनरेट होती है। यह प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ऑस्टिन, हार्ट, बेंथम, केल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट। हार्ट द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि विधिक व्यवस्था प्राथमिक और द्वितीय नियमों के संयोजन से उत्पन्न होती है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला में है कि 4 प्रकार के विधिक सिद्धांत दिए गए हैं और इसमें बताना है प्रस्तुतिकरण के समय के अर्थों में इनका सही क्रम क्या था। पहला है लोक चेतना, दूसरा है विधि का आदेशात्मक सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक अभियांत्रिकी और चौथा है सामाजिक समेकता। तो इसका अगर प्रस्तुतिकरण के समय के अर्थों में इसका सही अगर क्रम की बात करें तो पहला हो जाएगा विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। ये पहले विधिक सिद्धांत है। इसके बाद लोक चेतना का सिद्धांत आया था। फिर आया सामाजिक समेकता का सिद्धांत, तीसरे लाइन पे रख दीजिए, और लास्ट में सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी। तो इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प में ख हो जाएगा 2143 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं हितों के संतुलन का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है रुडोल्फ इरिंग, रॉस्को पाउंड, रुडोल्फ स्टेमलर, ओलिवर वेंडेल होम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ इरिंग। रुडोल्फ इरिंग जो है इनका सिद्धांत है हितों के संतुलन का सिद्धांत। हितों के संतुलन का सिद्धांत का प्रतिपादक जो है रुडोल्फ इरिंग है। अगला हम लोग देखते हैं ड्यूगिट के अनुसार श्रम का विभाजन सामाजिक एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। उन्होंने इस सिद्धांत को क्या नाम दिया था? ऑप्शन है सामाजिक समेकता, लोक चेतना, सामाजिक अभियांत्रिकी, सामाजिक संविदा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समेकता। ड्यूगिट के अनुसार जो श्रम का विभाजन है सामाजिक एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्ट है। उन्होंने इस सिद्धांत का नाम दिया था सामाजिक समेकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समेकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विकल्प में है इरिंग, पाउंड, ड्यूगिट, हार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूगिट। ड्यूगिट महोदय ने सामाजिक समेकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित न्यायविदों में से किसने समाज शास्त्रीय विचारधारा को मेटा ज्यूरिस्टिक नाम दिया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वह कौन से ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने समाज शास्त्रीय विचारधारा को मेटा ज्यूरिस्टिक नाम दिया था। ऑप्शन है ड्वार्किन, लॉयड, होफेल्ड, केल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्वार्किन। ड्वार्किन
ऐसे न्यायविद थे जिन्होंने समाज शास्त्रीय विचारधारा को मेटाज्यूरिस्टिक का नाम दिया था। अगला हम लोग देखते हैं, शेवनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित था? ऑप्शन है ग्रीक विधि, कॉमन लॉ विधि, स्पेनिश विधि, रोमन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा रोमन विधि। जो शेवनी का सिद्धांत है वो रोमन विधि पर आधारित था। अगला देखते हैं, विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा का उद्भव किसके विरुद्ध तथ्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था? ऑप्शन है कार्य, वास्तविकतावाद, कल्पना, सकारात्मकतावाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मकतावाद। जो विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा का जो उद्भव है ये सकारात्मकतावाद के विरुद्ध तथ्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, रॉस्को पाउंड ने सामाजिक अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका अर्थ क्या है बताना है। विकल्प में है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, समाज में प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन लाना, राज्य के अवधारणाओं एवं कार्यों में परिवर्तन, विधि का स्रोत समान चेतना में निहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज में प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन लाना। रॉस्को पाउंड ने जो सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसका अर्थ होता है कि समाज में प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन लाना। अगला हम लोग देखते हैं, समाज शास्त्रीय विधि शास्त्र के मुख्य अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, हीगल, हेनरी मैन, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है समाज शास्त्रीय विचारधारा के मुख्य अग्रदूत हैं। अगर हम लोग मॉन्टेस्क्यू के बारे में बात करें तो भारत के जो संविधान है आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये जो सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर ही आधारित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे देखते हैं, विधिक दार्शनिक जिन्हें सामान्य तौर पर विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक माना जाता है वे कौन थे? ऑप्शन है फ्रेडरिक वॉन शेविन, मेन, इमैनुअल कांट, हीगल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक वॉन शेविनी। फ्रेडरिक वॉन शेविनी जो है विधिक दार्शनिक जिन्हें सामान्य तौर पर विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक माना जाता था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं वरन कारण का एक काल्पनिक संरचना होती है। इस संविदा के पहले मनुष्य संपन्न और स्वतंत्र था और लोगों के बीच समानता थी। यह किनका स्टेटमेंट है? ऑप्शन है प्लेटो, ग्रोशियस, हॉब्स, रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो का यह काफ़ी चर्चित कथन है कि सामाजिक संविदा एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है वरन कारण की एक काल्पनिक संरचना होती है। इस संविदा के पहले मनुष्य जो है संपन्न और स्वतंत्र था और लोगों के बीच समानता थी। ये रूसो का स्टेटमेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, शेवनी के से संबंधित है। शेवनी के सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने यह कहा था कि शेवनी ने न्यायिक निराशावाद को प्रमोट किया था? शेवनी के सिद्धांत की एक आलोचना करते हुए एक जुरिस्ट थे, बताना है कि कौन जुरिस्ट थे जिन्होंने कहा कि शेवनी ने
न्यायिक निराशावाद को प्रोत्साहित किया था? विकल्प में है मॉन्टेस्क्यू, मेन, एलेन, पाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा पाउंड। पाउंड ने सेवनी के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहा था कि सेवनी ने न्यायिक निराशावाद को प्रोत्साहित किया था। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है इहरलिंच, सेविनी, हेनरी मैन, हीगल। तो इसका आंसर हो जाएगा इहरलिंच। इहरलिंच जो है ऐसे विधि शास्त्री हैं जो ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं हैं, और तीनों जो ये लोग हैं तो इन लोग का नाम याद रखिएगा कि ये ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ये शेड्यूल दिया है और नीचे कूट है, तो इसको हम लोग मैच करते हैं। न्यायविद है और विधि शास्त्र से संबंधित जो दृष्टिकोण है इसमें बताना है। न्यायविद में है बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन और हार्ट, और विधि शास्त्र के संबंध में दृष्टिकोण है विधि की अवधारणा, विधि की शुद्धता का सिद्धांत, लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, डिटरमिन कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ। तो जब इसकी हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर जो हो जाएगा ये क का 3, ख का 4, ग का 2 और घ का 1, यानी ख आंसर होगा। इसको हम लोग मैच करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेंथम जो हो जाएगा, बेंथम की तीसरा हो जाएगा लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये इनकी पुस्तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन जो हो जाएगा तो ऑस्टिन का हो जाएगा 4, कंसेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, कॉन्सेप्ट नहीं, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड। और ग में है केल्सन, केल्सन हो जाएगा विधि की शुद्धता का सिद्धांत। ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि केल्सन किससे संबंधित है, ऑस्टिन, बेंथम और हार्ट, तो इसलिए सभी को याद रखिए। और जो लास्ट में हार्ट है ये हो जाएगा विधि की अवधारणा से संबंधित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, या स्क्रीनशॉट करके याद कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछते हैं, और ये इसका एक एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और सूची वाला में भी है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना। अगला हम लोग देखते हैं, फ्रेडरिक कार्ल वन सेविनी के बारे में यहाँ बात है, ने प्रेक्षित किया था कि पहला एक रूढ़ि विधि से आगे होती है। तो इसका सेविनी के अनुसार जो प्रेक्षण किया था कि रूढ़ि जो होती है विधि से आगे होती है, इसने इस तरह की बात कहा था कि सेविनी, ये सही बात है कि सेविनी के अनुसार रूढ़ि जो है विधि से आगे होती है। और आगे देखें कि विधि को रूढ़िगत अभ्यासों के अनुरूप अवश्य होना चाहिए, ये भी बात सही है। और अगला हम लोग देखते हैं कि रूढ़ियाँ विधि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है, ये गलत बात है। और चौथा है कि रूढ़ियाँ विधि से श्रेष्ठतर होती है, ये सेवनी के अनुसार ये बात सही है कि रूढ़ियाँ जो है विधि से श्रेष्ठतर होती है, तो ये भी बात सही है। तो इस प्रकार इसका जो कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ग आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया है। इसमें कौन सिद्धांत से संबंधित है कि सिद्धांत दिए थे और उनका जुरिस्ट का नाम, न्यायविद का नाम बताना है। तो यहाँ सूची 1 में है कि सामाजिक, सूची 1 में है कि सजीव विधि, ख में है सामाजिक उपयोगितावादी, ग में है सामाजिक अभियांत्रिकी और घ में है सामाजिक सम्यकता। सूची 2 में है कि रॉस्को, पाउंड, ड्यूगिट, इरिंग, इरलिच।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा घ होगा, यानी कि क का 4। क जो है सजीव विधि, इसका आंसर होगा इरलिंच। इरलिंच का ये सिद्धांत है सजीव विधि। सामाजिक उपयोगितावादी का अगर जो बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा इरलिंच का ये सिद्धांत है, यानी ख का 3। और ग में सोशल इंजीनियरिंग जो है रॉस्को पाउंड का है। सोशल इंजीनियरिंग जो है रॉस्को पाउंड का है। और लास्ट में है घ सामाजिक समेकता, तो ये एक बचा दूसरा नंबर ड्यूगिट का। तो सामाजिक समेकता जो है डी का संबंध 2 से ड्यूगिट से। तो इस प्रकार इसका ग आंसर हो जाए घ होगा ये। फिर आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ एमसीक्यू समाप्त होता है। और ये 10वां यूट्यूब चैनल जो है जिस पे आप लेक्चर देख रहे थे, ये लेक्चर एमसीक्यू कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी। ये सब एग्ज़ाम के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये समझिए कि एक एक जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एक से अधिक बार देखें और आप एग्ज़ाम में जब बैठें तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। धन्यवाद।